नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। चुनाव प्रचार चरम पर है। पक्ष विपक्ष के सभी नेता प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। झूठा सच्चा जैसा भी है, आरोपों का दौर जारी है। वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है, जातीय गोलबंदी की कोशिश है, उसी हिसाब से टिकट का वितरण भी हो रहा है। सबकी अपनी अपनी प्रचार की स्टाइल है। अखिलेश की अपनी है, राहुल गांधी की अपनी है, सोनिया गांधी की अपनी है, आप पार्टी की अपनी है, भाजपा की अपनी है, शाह की अपनी है, योगी की अपनी है, राजनाथ की अपनी है। लेकिन मोदी की जो प्रचार की स्टाइल है वो अलहदा है, एकदम अलग। ऐसा प्रचार कि अपनी बात भी कह जाए, उसका प्रभाव भी हो जाए और पता भी नहीं न चले कि उनका हमला किस पर हो रहा है। एक कहावत है ना हमारे यहाँ, सांप मरे न लाठी टूटे, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, लाठी की आवाज भी न आए, ऐसा काम करो। ऐसे लोगों को समाज में चतुर सुजान कहा जाता है। तो देश की राजनीति के ऐसे ही चतुर सुजान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका जो स्टाइल ऑफ कैंपेन है, स्टाइल ऑफ इलेक्शन कैंपेन है, चुनाव प्रचार करने का जो तरीका है वो सबसे अलग है, अद्भुत है, अद्वितीय है। कोई नहीं बराबरी कर सकता उनकी। मैं 4-5 उदाहरण आपको दे करके ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे उनकी चुनाव प्रचार की स्टाइल सबसे अलहदा है और कैसे वो जनता के मन से, जनता के दिल से अपने को जोड़ लेते हैं। एक ताज़ा उदाहरण राजस्थान का बताता हूँ। अभी रविवार की उनकी बांसवाड़ा में रैली थी। बांसवाड़ा रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उन्होंने जमकर हमला किया और कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र अर्बन नक्सल के विचार प्रवाह से प्रभावित है, आप्लावित है। और उन्होंने बताया किस तरह से वो आपकी संपत्तियों को उन लोगों में बांट देना चाहते हैं जिनको मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार मुसलमान का है। यही वाक्य उन्होंने दोहराया, अपनी ओर से मुसलमान शब्द नहीं कहा। हाँ, उन्होंने ये कहा कि इन संपत्तियों के रोहिंग्याओं में बांट देंगे। रोहिंग्या तो वैसे स्वाभाविक है, बांग्लादेश से रोहिंग्या आते हैं, जम्मू कश्मीर में बस जाते हैं, मध्य प्रदेश में बस जाते हैं, दिल्ली में बस जाते हैं, लखनऊ में बस जाते हैं, पश्चिम बंगाल में खैर बहुतायत में है। आपकी संपत्ति को, आपके सोने चांदी को, आपके गहनों को, आपके आभूषण को, आपकी चल संपत्ति को उन लोगों में बांट दिया जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं। उन्होंने मुसलमान का नाम नहीं लिया, लेकिन कह दिया अपनी बात। और जो ध्रुवीकरण प्रधानमंत्री करना चाहते थे वो ध्रुवीकरण हो गया। प्रधानमंत्री ये तय करते हैं कि क्या बात बोलनी है, कहाँ बोलनी है, किस समय बोलनी है, और वह बात उसी स्थान पर तय समय पर बोलते हैं। राजस्थान को उन्होंने चुना इस बात के लिए। राजस्थान के बारे में बताई दें, कन्हैया लाल दर्जी की हत्या 2 मुस्लिम अराजक तत्वों ने सरेआम कर दी थी। कपड़ा नपवाने के बहाने आए हुए थे। उसका वीडियो बहुत वायरल हो चुका है। उसी राजस्थान की घटना। उसी राजस्थान में मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं निकालनी दी जाती है। अगर प्रशासन के दबाव में निकलती भी है तो मस्जिदों से पत्थर चलते हैं। उसी राजस्थान में सर्वाधिक गायों की कटान होती है। उसी राजस्थान में आदिवासियों पर हमले होते हैं। उसी राजस्थान को उन्होंने कांग्रेस पर
हमला करने का अवसर चुना। आप उनका वीडियो सुनिए, बहुत स्पष्ट सुनाई देगा आपको वो कहना क्या चाहते हैं। पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। भाइयों बहनों, इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं, वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? इस अपने वीडियो में उन्होंने साफ साफ कांग्रेस को टारगेट किया है और उनका लक्ष्य है कि पहले कांग्रेस की कुसंस्कृति समाप्त हो। अब दूसरा उदाहरण, CAA जब लाया था 19 में, दूसरी बार जब नरेंद्र मोदी लौट कर आए थे तो CAA कानून लाया था जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध वहाँ अगर उत्पीड़ित हैं और वो भारत में आए हुए हैं दिसंबर 14 से पहले, तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसको विपक्षियों ने इस तरह वितंडावाद फैलाया जैसे देश के मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही है। शाहीन बाग में लंबा आंदोलन चला, लंबा जाम चला। दिल्ली के चुनाव प्रचार में जनसभा के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा, और उस समय एक ये भी हुआ था, पश्चिम बंगाल जहां ममता बनर्जी का राज है वहां पर मुस्लिमों की अनियंत्रित भीड़ रेल की पटरियां उखाड़ रही थी और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी, क्योंकि ममता बनर्जी का राज है सेकुलर ब्रिगेड की सबसे बड़ी नेता। उन्होंने दिल्ली की जनसभा में कहा कि पटरियां उखाड़ने वालों को आप उनके कपड़े से पहचान सकते हैं। उन्होंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जालीदार टोपी, कुर्ता और पाजामा, जैसा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पाजामा,
तो नरेंद्र मोदी ने उनका नाम लिए बिना अपनी बात कह दी। तीसरा उदाहरण, 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी के लिए शहजादा शब्द का इस्तेमाल किया था। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, उनका शहजादा शब्द का इस्तेमाल किया। रीलॉन्चिंग रीलॉन्चिंग रीलॉन्चिंग, 20 साल हो गया, अभी तक राहुल गांधी रीलॉन्च ही हो रहे हैं, अभी तक स्थापित नहीं हो पाए। बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, जिम्मेदारी कुछ नहीं लेना चाहते हैं। उन शहजादा शब्द का इस्तेमाल किया। शहजादा का मतलब बड़े घर का बिगड़ैल बच्चा। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। संसद में भी एक बार उन्होंने राहुल गांधी पर ही कहा था कि बड़ी उम्र हो जाने के बाद भी बुद्धि नहीं आती है, ऐसे लोगों को बादाम खाना चाहिए। इससे बहुत पहले का उदाहरण, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, भयंकर दंगा हुआ था गोधरा कांड के बाद। गोधरा कांड यानी अयोध्या से जो कार सेवक दर्शन करके जा रहे थे, साबरमती ट्रेन में 58 कार सेवकों को जीवित फूंक दिया गया था, जला दिया गया था मुस्लिम भीड़ द्वारा। उसके बाद भयंकर दंगे हुए और 2000 से लेकर 3000 लोग मारे गए। उसमें अधिक संख्या मुसलमान थे, ये सच है। हिंदू भी मारे गए थे पुलिस की गोलियों से, सेना की गोलियों से। लेकिन उसको ऐसा बितंडादार बनाया गया जैसे मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर कत्लेआम हो रहा हो, सरकार के संरक्षण में, जबकि ऐसा था नहीं। तो नरेंद्र मोदी ने एक सद्भावना यात्रा निकाली पूरे गुजरात में, और उसमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फैले तनाव को कम करना था, समाप्त करना था। ऐसे एक किसी शहर में जनसभा थी, मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल डाला है और उनको टोपी पहनाने की कोशिश की, जालीदार टोपी। उन्होंने टोपी हाथ में ली और हाथ जोड़ लिया, आभार जताया, धन्यवाद कहा, लेकिन टोपी नहीं पहनी। नरेंद्र मोदी जो प्रतीकात्मक राजनीति करने में नंबर 1, उन्होंने देश भर के हिंदुओं को संदेश दे दिया कि मैं क्या चाहता हूं। और जब 2013 में चुनाव प्रचार के लिए निकले तो उन्होंने कहा मैं हिंदू राष्ट्रवादी, उन्होंने मुसलमानों का विरोध नहीं किया, हिंदू राष्ट्रवादी, यानी हिंदुओं में ये संदेश गया कि ये हमारा नेता है। और टोपी न पहनने के घटनाक्रम से उन्होंने हिंदुओं के दिल में अमिट छाप छोड़ी, अमिट जगह बना ली। तो नरेंद्र मोदी की ये प्रतीकात्मक राजनीति है। एक बार उन्होंने मनमोहन सिंह पर हमला किया कि मनमोहन सिंह स्नान कर भी लेते हैं और पानी भी नहीं पड़ता। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा जिस शब्द का उन्होंने कहा था कि ये पहनकर स्नान करते हैं, जिससे उनका स्नान भी हो जाता है और पानी भी नहीं पड़ता, पानी के छींटे भी नहीं पड़ते। माने भ्रष्टाचार पर हमला था कि मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार, कथित ईमानदार प्रधानमंत्री के राज में अरबों का घोटाला, 2G, 3G, आदर्श सोसाइटी घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाला, यानी सब कुछ कह दिया और सीधे मनमोहन सिंह का नाम भी नहीं लिया। तो ये जो प्रधानमंत्री की जो अद्भुत चुनाव प्रचार की स्टाइल है, अपनी बात कहने की स्टाइल है, ये जनता के मन में, दिल में, मस्तिष्क में स्थायी रूप से घर कर जाती है। इसलिए जब भी चुनाव प्रचार करने निकलते हैं, विशेष रूप से लोकसभा का चुनाव कम से कम 10% वोट और 10% सीटें अधिक हो जाती हैं। पिछली बार 303 सीटें थीं। अगर 10% वोट बढ़े और केवल 10% सीटें मिली, हालांकि 10% वोट बढ़ने पर सीटें 50-60 भी बढ़ सकती हैं पिछली की अपेक्षा, केवल 10% बढ़े तो भी पिछली बार इनकी 303 सीटें थीं, बाद में 2 सीटें और बढ़ गई थीं, जिसमें रामपुर की सीट थी और आजमगढ़ की सीट थी। दोनों उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, जिसमें आजम खां द्वारा एक सीट खाली की गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उपचुनाव जीता था, और आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने सीट खाली की थी तो उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को निरहुआ यादव ने, भाजपा के निरहुआ यादव ने हराया था। कुल मिलाकर 305 सीटें। अगर 10% सीटें भी बढ़ें तो 305 का 10%,
30 सीटें कम से कम होता है, 31 सीटें। अगर ये 31 सीटें और बढ़ा दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़कर 340 के पार चली जाती हैं, 335 हो जाती हैं। यानी जो लक्ष्य उन्होंने तय किया हुआ है उस लक्ष्य के करीब जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रचार के कारण, और उनका कामकाज तो अपनी जगह पर है ही है, राज्य सरकारों का कामकाज है, तो आप मान कर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी 350 के ऊपर जा रही है। सर्वे भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 340 प्लस के आसपास जा रही है। बहरहाल अब कितनी सीटें 4 जून के चुनाव जो वो चुनाव का परिणाम आएगा, कितनी मिलेंगी, ये तो भविष्य का सवाल है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो प्रचार की स्टाइल है कि सांप मरे न लाठी टूटे, अपनी बात भी कह दो, संदेश भी चला जाए और किसी का नाम भी न लो, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को व्यापक तौर पर समर्थन मिलेगा और उसकी सीटें निश्चित तौर पर पिछली बार की अपेक्षा 40 से 50 सीटें बढ़ सकते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।